हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 118 है। 117 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आजकल जो है कि आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं है और शेयर भी नहीं करते, बहुत कम व्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज से जो है कि 20 क्वेश्चन सब आने लगेगा आपको। ठीक है, तो जो लोग भी देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और उनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बात की जा रही है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसका निर्माण जो है कि स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ये जो है बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। कौन सी मिट्टी? तो ये लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए इसमें जो है ना, नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। और ये मिट्टियाँ जो है इसमें लौह अयस्क तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट नहीं। इसमें जो है कि ये किस किस से समृद्ध होती है? तो ये जो है कि मिट्टियाँ लौह तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है, ये जो है कि ईंट जैसी होती है, मतलब थोड़ा क्या लाल रंग टाइप होती है। ठीक है, और इसका जो लाल रंग होता है ये जो है कि लोहे के ऑक्साइड की अवस्थिति के कारण होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी की। तो इसमें हो जाएगा आपका गलत कौन सा? ये उनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, देखिए इसमें जो है कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लौह तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में। ये जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये आपका 2008 का है। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम ये 2008 का है। और इस अधिनियम का जो अध्याय 3 है, 3 का जो है कि 11 नंबर जो धारा है, इसके तहत क्या होता है कि जो ग्राम न्यायालय है, मतलब ग्राम न्यायालय है, ये जो है कि सिविल मामले, मतलब कि आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों की ही सुनवाई कर सकता है। बट इसमें क्या दिया गया है कि सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। लेकिन जो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये जो है कि सिविल और क्रिमिनल ये दोनों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे तो बस दिया गया है कि ओनली केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। इट मीन्स कि ये गलत है, हालांकि ये दोनों मामले की सुनवाई कर सकता है। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ये आपका सही है। पहला वाला क्या है? गलत है। और दूसरा आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन की केवल 2 सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। दूसरा है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। एंड तीसरा है कि बॉम्बे प्लान के सूत्राधार श्रीमन नारायण थे। देखिए, जो भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया जी की एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसमें आई थी। बिल्कुल सही है। और 1944 ईस्वी में बॉम्बे के जो 8 उद्योगपतियां थे उनके द्वारा जो है कि बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिनमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। ये भी आपका सही है।
देखिए जो बॉम्बे प्लान है इसके सूत्रधार कौन है, तो श्रीमन नारायण ये नहीं है। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार जो है कि सर अर्देशियर दलाल थे। ठीक है, ये श्रीमन नारायण नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। तो इसमें ये हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। देखिए बात की जा रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले तो इसका ड्यूरेशन जान लीजिए। 1951 से 56 तक जो है कि इसका टाइम ड्यूरेशन रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, और यह जो योजना थी ये डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित थी, न कि महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये जो है कि डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित थी। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और देखिए जो पीसी महालनोबिस मॉडल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना इस पे आधारित थी, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम ड्यूरेशन 1956 से लेकर के 61 तक था। ठीक है, 5 वर्ष का। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कि आपका डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित थी। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो ये कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये जो है कि आपका सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें होगा आपका केवल बी सही है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है। देखिए जो समताप मंडल है आपका, ठीक है, तो समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, तो 50 किलोमीटर है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर मानी जाती है। और समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो निचला भाग है इसमें क्या है, बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। देखिए बादल भी नहीं है और जलवाष्प भी नहीं है। ठीक है, और समताप मंडल का जो निचला भाग है इसमें जो है कि ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है। बिल्कुल सही है दोनों। तो इस वजह से जो है कि जो जेट विमान होते हैं वो बहुत आसानी से निर्विघ्नता के साथ जो है कि इस लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल दोनों है कि इसमें जो है कि बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं और इसका जो निचला भाग है ये ऊर्ध्वाधर पवनें इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी सही है और पहला भी सही है। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा आपका सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में गुप्त मंदिर का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसका स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें ईंट से निर्मित मंदिर की, ठीक है, तो ईंट से निर्मित मंदिर ये जो है कि कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव है उसमें है। और यह जो मंदिर है यह ईंट से बना सबसे पुराना मंदिर है, ये जो भीतर गांव का मंदिर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईंट से निर्मित मंदिर भीतर गांव में। दशावतार मंदिर, देखिए जो दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ में है और यह मंदिर जो है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। शिव मंदिर की बात करें हम तो शिव मंदिर जो है कि यह मध्य प्रदेश के सतना जिला में भुमरा है, यहाँ पे शिव मंदिर है। और विष्णु मंदिर की हम बात करें तो विष्णु मंदिर भी आपका एरण में है मध्य प्रदेश के सागर जिला में। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों का उनके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। देखिए इनकी हाइट के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है कि इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सॉरी, अगर हम बात करें अन्नपूर्णा की, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है तो 8078 मीटर है और ये कहाँ पे है तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें हम तो इसका जो है कि 8598 मीटर है और ये जो है कि भारत में जो सिक्किम राज्य है और नेपाल की सीमा पे सिचुएटेड है।
मकालू की बात करें हम, तो मकालू जो है कि 8,481 मीटर है, 8,481 मीटर है, और ये भी जो है कि नेपाल में है। धौलागिरी ये कहाँ पड़ता है? ये भी नेपाल में पड़ता है, 8,172 मीटर है। तो देखिए इसमें घटते क्रम में पूछा जा रहा है, तो घटते क्रम में कौन सा हो गया? इसमें सबसे जो है कि लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा? तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा। देखिए 8,598 है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये आपका मकालू आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 8,172 धौलागिरी, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। तो इसमें ये हो जाएगा आपका कौन सा? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भौतिक राशि तथा उनके मात्रक का गलत युग्म बताइए। विद्युत धारिता फैराडे, विभवांतर वोल्ट, विद्युत विभव वोल्ट एंड विद्युत आवेश एम्पियर। देखिए कुछ भौतिक राशियों का नाम दिया गया है इसमें, और इनके जो है कि मात्रक दिए गए हैं, इसका जो है कि गलत युग्म बताना है आपको। जो विद्युत धारिता होती है इसका मात्रक क्या होता है? तो फैराडे है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है कि एम्पियर नहीं होता है, कूलाम होता है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को एंड 19 अप्रैल 1919 को। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कि ये कब हुआ था? तो ये आपका 9 अप्रैल था। 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जो दो लोकप्रिय नेता थे, कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक। इनको क्या हुआ कि सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था 9 अप्रैल 1919 को। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इन्हीं के कारण 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि इनके विरुद्ध मतलब इनके विरोध करने के अगेंस्ट जो है कि क्या हुआ कि वहां पे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी था उधर, जनरल डायर। उसने क्या किया कि अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए उस भीड़ पर क्या करवा दी? गोलियां चलवा दिया, ठीक है। जब गोलियां चलवा दिया जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की मृत्यु हो गई, उसे ही जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। तो ये हुआ कितने तारीख को? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य हिमालय में नहीं पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पड़ता है आपका बृहद हिमालय की ये चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय की नहीं है, किसकी चोटी है ये? तो ये आपका बृहद हिमालय की ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अच्छा इसका आप लोग हाइट बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, जो कि चीन के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले मापी गई थी, ठीक है। तो ये दोनों सही है आपके। पहला भी सही, सॉरी पहला नहीं, ये पहला तो गलत है ना, क्योंकि ये मध्य हिमालय में नहीं है, ये है आपका बृहद हिमालय में। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ये हो जाएगा केवल 2 सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अपलेशियन पर्वतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। देखिए अल्पेशियन पर्वत के बारे में बात की जा रही है। जो अल्पेशियन पर्वत है, ठीक है, यह जो है कि हडसन नदी इन पर्वतों से होकर के बहती है। हडसन नदी जो है कि अल्पेशियन पर्वत से होकर के बहती है, बिल्कुल सही है। और इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। देखिए ये अल्पेशियन पर्वत जो है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, न कि दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका गलत और पहला आपका सही है। तो इसमें होगा आपका केवल एक सही है, ये होगा आपका ए ऑप्शन। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी तथा उनसे संबंधित देश का गलत युग्म बताइए। शबनकाया पेरू, चिम्बराजो इक्वाडोर, माउंट केलीमुटू इंडोनेशिया, माउंट लेमिंगटन कोस्टारिका।
देखिए कुछ ज्वालामुखियों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित देश दिया गया है, इसमें से आपको गलत युग बताना है। शबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये पेरू में है आपका, ठीक है। चिम्बराजो ये इक्वाडोर में है। माउंट केलीमुटू ये आपका इंडोनेशिया में है। और माउंट लेमिंगटन की हम बात करें तो माउंट लेमिंगटन जो है कि ये कोस्टारिका में नहीं है, ये जो कि पापुआ न्यू गिनी में ये ज्वालामुखी है। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से असत्य कथन बताइए। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के ऊंचावच हैं। अमेरिकी प्लेटों तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं और प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए जो महाद्वीपीय तथा महासागर जो है ये पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के क्या हैं? ऊंचा वच हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्लेट तथा जो भारतीय प्लेट है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के ये उदाहरण है, ये भी आपका सही है। महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से ये क्या हुए हैं? एक दूसरे से अलग हुए हैं। एक दूसरे से किस वजह से अलग हुए हैं? तो महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। और जो प्रशांत प्लेट है ये विश्व की दूसरी नहीं सबसे बड़ी प्लेट है। ये जो है कि प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। तो ये आपका क्या है? ये गलत है। तो 3 तो सही है, ये आपका डी जो है कि गलत है। और पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट जो है कि विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्लेट है, ना कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यजुर्वेद के संबंध में गलत कथन बताइए। इस वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसके वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है। और इसे 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य में है। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें यजुर्वेद के संबंध में, तो जो यजुर्वेद है इस वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। कितने 2 भाग हैं? 2 भाग हैं। इसके एक जो है कि शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा जो है कि कृष्ण यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद है इसको जो है कि कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और इसके वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण है उसको करने वाला जो पुरोहित होता है उसे अधर्यु कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। देखिए इसे 2 भागों में तो है कौन कौन सा भाग? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है केवल गद्य में है। देखिए जो कृष्ण यजुर्वेद है ना ये जो है कि गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो जो है कि केवल किसमें है? तो पद्य में है, ठीक है। तो ये गलत है आपका डी ऑप्शन। ये हो जाएगा आपका डी। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह नदी हिमालय के समानांतर उत्तर की ओर बहती है। यह नदी नामचा बर्मा शिखर के समीप पहुंच करके अंग्रेजी का जो एल है आकार का जैसा मोड़ बना करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बात की जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना कि हिमालय के समानांतर उत्तर की ओर बहती है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय के समानांतर जो है कि पूर्व की ओर बहती है, ना कि उत्तर की ओर बहती है। यह आपका गलत है। यह नदी जो है कि नामचा बर्मा शिखर के समीप पहुंच करके ये अंग्रेजी का एल आकार नहीं ये यू आकार जैसा मोड़ बना करके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। पहले तो ये उत्तर की ओर बहती नहीं है, ये समानांतर जो है कि पूर्व की ओर बहती है। और दूसरा यह है कि यह जो है कि नदी नामचा बर्मा शिखर के समीप पहुंच करके जो अंग्रेजी का यू आकार है वैसा मोड़ बना करके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बट यहाँ दिया गया है एल आकार। तो पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, ना कि 1 और ना ही 2। साहित्यों साहित्यकार का गलत युग में पहचानिए। मृच्छकटिकम, शूद्रक, कादंबरी, बाणभट्ट, लीलावती, भास्कराचार्य, मुद्रा राक्षस, ब्रह्मगुप्त। देखिए ये जो है कि मृच्छकटिकम इसके जो है कि रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? तो शूद्रक है। कादंबरी इसके लेखक बाणभट्ट है। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। और मुद्रा राक्षस जो है इसके रचयिता जो है कि ब्रह्मगुप्त नहीं है, इसके रचयिता जो है कि विशाखदत्त है। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। दूसरा कि स्टेम कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की विशेषीकृत कोशिकाओं के रूप में पृथक होने की क्षमता होती है और स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए, बात की जा रही है किसके संदर्भ में? स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में। जो स्टेम कोशिकाएं हैं ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका, स्टेम कोशिका का। पहला आपका सही है। दूसरा कि स्टेम कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की विशेषीकृत कोशिकाओं के रूप में पृथक होने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है ये भी। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जो स्टेम कोशिकाएं हैं ये सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ना कि केवल स्तनपायी जीवों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जो स्टेम कोशिकाएं हैं ये जो है कि सभी बहुकोशिकाओं जीवों में पाई जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है और यहाँ पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा केवल 1 और 2। ये क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित पदों का सही क्रम है। रजिस्ट्रार की अदालत, मुंसिफ की अदालत, जिला अदालत, सदर दीवानी अदालत, गवर्नर जनरल काउंसिल, प्रिवी काउंसिल। कर्नवालिस कोड के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, न्यायिक व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण पड़ाव जो है कि कर्नवालिस कोड के रूप में सामने आया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि उसने घोषित किया, कर्नवालिस ने, कि न्याय तभी संभव है जब शासन की शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए। ठीक है, तो कर्नवालिस ने क्या किया है कि न्याय व्यवस्था का एक पाठ्यक्रम तैयार किया और इसमें क्या किया कि सबसे नीचे किसको रखा? तो सबसे नीचे जो है कि मुंसिफ की अदालत को रखा। सबसे नीचे मतलब कि मुंसिफ की अदालत, मतलब पहले नंबर पे। ठीक है, ये जो है कि 50 रुपए तक के मामले इसके अंदर थे। उसके बाद से रजिस्ट्रार की अदालत, मतलब कि आपका ये। ठीक है, रजिस्ट्रार की अदालत में क्या था कि इसमें 200 रुपए तक के मामले थे। उसके बाद से तीसरे नंबर पे जो है कि जिला अदालत और सदर दीवानी अदालत। ठीक है, जिला अदालत और सदर दीवानी अदालत, इसमें जो है कि 1 नंबर मतलब 1000 तक के मतलब मामले थे। उसके बाद से गवर्नर जनरल काउंसिल था, इसमें जो है कि 5000 तक के मामले, और उसके बाद से जो है कि प्रिवी काउंसिल था, मतलब ये 5वें नंबर पे और ये 6ठे नंबर पे। ठीक है, ऐसे था नीचे से अगर देखा जाए तो इसमें पहले कौन सा था? तो मुंसिफ की अदालत, मतलब कि दूसरा, फिर उसके बाद से पहला, उसके बाद से तीसरा, चौथा एंड 5वां, 6ठा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। रैचिंग खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है और इस प्रकार की खेती अफ्रीका महाद्वीप में ही की जाती है। बात की जा रही है रैचिंग खेती की। ठीक है, जो रैचिंग खेती है, जो इस प्रकार की जो खेती है, उसमें क्या किया जाता है? भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई, ये सब सारी चीजें नहीं की जाती है। ठीक है, रैचिंग खेती में। और इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उस पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पशुएं हैं, भेड़ बकरियां आदि को चराया जाता है रैचिंग खेती पे। ठीक है, और ये जो रैचिंग खेती है, इस प्रकार की खेती जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है। नहीं, देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही नहीं की जाती है। इस प्रकार की खेती जो है कि ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से अमेरिका, तिब्बत तथा भारत में भी जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र हैं उसमें जो है कि भेड़ बकरियां चराने के लिए की जाती है। तो ये आपका गलत है। पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है? तो सही जो है कि पहला है और दूसरा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और इनका निवास स्थल कहाँ पे है ये बताना है। ओंगे जनजात की बात करें हम, तो ओंगे जनजात का निवास स्थल कहाँ पे है? तो लिटिल अंडमान में है। जोरवे जनजाति की, इसका निवास स्थान जो है कि मध्य एवं दक्षिण अंडमान में है। और सेंटिनली जो जनजाति है,
इसका निवास स्थान सेंटिनी आइसलैंड पे है और शैम्पेन जनजाति का निवास जो है कि निकोबारी द्वीप समूह में है। तो ये बिल्कुल सही सही सुमेलित है, सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला कि 1 2 3 4। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एंड यूएसए के संविधान से। देखिए जो हमारा संविधान है ना, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जो विषय संघ सूची में है उसमें जो है कि संघ कानून बना सकता है, सेंटर कानून बना सकता है। जो विषय राज्य सूची में है उसका जो है कि नियम कानून जो है कि राज्य बना सकता है। और जो विषय समवर्ती सूची में रखा गया है उस पे जो है कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रभावकारी जो है कि आपका सेंटर का कानून रहेगा। ठीक है, सेंटर का नियम रहेगा। तो ये जो समवर्ती सूची है ये कहाँ पे है? तो ये संविधान के 7वीं अनुसूची में है और इसको लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग मतलब इससे संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।